हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग केमिस्ट्री ऑफ 15th ग्रुप में आज डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में मेनली हम लोग स्टडी करेंगे अमोनिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रिक एसिड के बारे में, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे अमोनिया के बारे में। अमोनिया की प्रिपरेशन, अमोनिया की प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अमोनिया दैट इज द NH3। अमोनिया इज एन वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल जिसके मिलियंस टन्स वर्ल्ड वाइड यूज होती है। तो अमोनिया, तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की प्रिपरेशन। तो इन स्मॉल स्केल अमोनिया प्रिपेयर्ड बाई, या कि लेबोरेटरी में जो अमोनिया होती है प्रिपेयर करी जाती है बाय ट्रीटमेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ कॉस्टिक सोडा या स्लैक लाइम, मतलब NaOH और COH होल 2 के साथ। तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो लैब मेथड, लेबोरेटरी मेथड, लैब मेथड। तो ऑब्वियसली इन स्मॉल स्केल लेबोरेटरी में कम मात्रा में स्मॉल स्केल अमोनिया इज प्रिपेयर्ड, अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्टिक सोडा NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ NH4Cl। तो इन स्मॉल स्केल अमोनिया प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ अमोनियम क्लोराइड। मतलब अमोनियम क्लोराइड को जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, तो क्या करता है, तो दिस गिवस, ये हमें देता है NaCl प्लस H2O प्लस NH3। उसी तरह से अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं किसके साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बेसिक ये सॉल्ट है किसकी, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की। इसका मतलब ये एसिडिक की नेचर होता है, इसलिए बेस से रिएक्शन कर जाता है और ये देता है CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3। तो स्मॉल स्केल में लेबोरेटरी में अमोनिया प्रिपेयर किया जाता है बाय ट्रीटमेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ NaOH और COH होल 2। नाउ सेकेंड वन, दूसरी मेथड, सेकेंड वन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड। दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज द by hydrolysis of metal nitride. Second one by hydrolysis of metal nitride, by hydrolysis of metal nitride। metal nitride के हाइड्रोलाइसिस से अमोनिया की प्रिपरेशन होती है। जैसे अगर आपके पास लिथियम नाइट्राइड है, इसे अगर आप हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए तो ये आपको क्या दे देगा, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। अगर आपके पास कैल्शियम नाइट्राइड है, Ca3N है, H2O के साथ, सॉरी Ca3N2 है, इसे अगर आप H2O के साथ ट्रीट करा दीजिए तो क्या दे देगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। अगर आपके पास मैग्नीशियम नाइट्राइड है Mg3N2, अगर इसे वाटर के साथ ट्रीट करा दीजिए तो क्या दे देगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। तो बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड के हाइड्रोलाइसिस से आप अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं। Now third one, Haber's process, Haber's process। तो कॉमर्शियली, मतलब लार्ज स्केल में, कॉमर्शियली या कि कॉमर्शियली और इन लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड by treatment of
बाय ट्रीटमेंट ऑफ डाइनाइट्रोजन विथ डाइहाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मतलब यहां पर नाइट्रोजन को डाइहाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो ये देता क्या है? अमोनिया। ऑब्वियसली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ध्यान रखें ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब इसमें डेल्टा एच नेगेटिव होती है। इस कारण से यहां का जो टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर लगभग 700 केल्विन टू 773 केल्विन के आसपास रखा जाता है। यहाँ की जो प्रेशर होती है, यहाँ का जो प्रेशर होता है वो लगभग 100 atm टू 200 atm होती है। एक्सोथर्मिक से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, 700 टू 773 केल्विन के आसपास जो प्रेशर होती है 100 atm से 200। जो कैटलिस्ट जो अर्लियर यूज होता था, पहले जो यूज होता था, दैट इज द आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनियम, इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनियम। ऑब्वियसली मोलिब्डेनियम एक प्रोमोटर होता है। प्रोमोटर वो सब्सटेंस होता है जो इफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट को बढ़ाता है। तो अर्लियर मतलब पहले आयरन कैटलिस्ट यूज होती थी इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनियम, लेकिन नाउ ऑब्वियसली आयरन ऑक्साइड in presence of a small amount of K2O and potassium oxide and Al2O3 is used। लेकिन आजकल जो कैटलिस्ट यूज होती है वो आयरन ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O और Al2O3 यूज होती है। तो अमोनिया एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, मतलब एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोजन की, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड वाइड लार्ज स्केल में करी जाती है। तो पहले प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फर्स्ट लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में तो स्मॉल स्केल में यदि अमोनिया हमें निकालनी है, बनानी है, तो कैसे बनाया जाता है? तो बाय ट्रीटमेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ कॉस्टिक सोडा या सेलेक्लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम अमोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है। सेकेंड वन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड। कुछ मेटल नाइट्राइड को अगर वाटर के साथ हीट कर दीजिए तो क्या होगा? हाइड्रोलाइज कर दीजिए तो क्या करेगा? तो अमोनिया, जैसे लिथियम नाइट्राइड को वाटर के साथ ट्रीट करा दिया, लिथियम हाइड्रोक्साइड NH3। कैल्शियम नाइट्राइड को वाटर के साथ ट्रीट करा दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NH3। ऑब्वियसली मैग्नीशियम नाइट्राइड को वाटर के साथ ट्रीट करा दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड NH3। हैवर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो इन लार्ज स्केल commercially or in large scale ammonia is manufactured by treatment of dinitrogen with dihydrogen in presence of catalyst। मतलब डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन को ट्रीट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो अमोनिया देता। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें डेल्टा एनजी निगेटिव है। डेल्टा एनजी मतलब सम ऑफ गैसेस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ 2 है और सम ऑफ गैसेस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 4 है। तो यहाँ डेल्टा एनजी निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर को ऑप्टिमाइज किया जाता है, मतलब मोस्ट सुटेबल रखा जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर रेंज 700 केल्विन टू 773 केल्विन होती है, प्रेशर 100 atm टू 200 atm। तो बस यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर को ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि जल्दी से इक्विलिब्रियम अटेंड कराया जाए। कैटलिस्ट के रूप में पहले जो यूज होती थी आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनियम एज अ प्रोमोटर, लेकिन नाउ आजकल जो यूज होता है आयरन ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ K2 एंड Al2O3। ठीक है, एक पॉपुलर क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर कि वाई ammonia is not dried by popular drying agent like concentrated sulfuric acid, anhydrous calcium chloride और P4O10। क्यों अमोनिया को नहीं ड्राई किया जाता है? किसके द्वारा? तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड द्वारा या P4O10 द्वारा। ये पॉपुलर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, लेकिन इसके द्वारा नहीं, बल्कि जो अमोनिया होता है वो ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। जैसे अमोनिया से निकल रहा है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर मॉइस्चर वगैरह होगा अमोनिया के अंदर, तो उस मॉइस्चर को ड्राई करने के लिए हम लोग ड्राइंग एजेंट जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या P4O10 क्यों नहीं यूज करते हैं? ऐसे इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि जो अमोनिया है उस अमोनिया ऑलरेडी एक बेस है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर करके उसका सॉल्ट दे देगा। अमोनिया ऑब्वियसली एक बेस है,
ऑब्वियसली P4O10 के साथ रिएक्शन करने के बाद उसका अमोनियम फॉस्फेट दे देता है कैल्शियम क्लोराइड। अमोनिया एक लिगैंड भी है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है, इससे कैल्शियम क्लोराइड के साथ ऑब्वियसली उसका एडक्ट मतलब एडिशनल प्रोडक्ट दे देता है। इसीलिए अमोनिया को ड्राई किया जाता है क्विकलाइम द्वारा। क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा। तो क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, और अमोनिया भी बेस है, वो आपस में रिएक्शन नहीं करता। तो ध्यान रखें, अमोनिया को ड्राई किया जाता है किसके द्वारा? तो क्विकलाइम द्वारा। ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन है कि वाई अमोनिया इज नॉट ड्राइड। करा क्यों अमोनिया को ड्राई नहीं किया जाता है? क्वेश्चन कि वाई अमोनिया इज नॉट ड्राइड बाई कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक ड्राइंग एजेंट है, P4O10 और कैल्शियम क्लोराइड। कह रहा क्यों अमोनिया को ड्राई नहीं किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, P4O10 और कैल्शियम क्लोराइड द्वारा? बोर्ड में बहुत पूछता है। तो इसका रीजन है या आंसर है, इसका रीजन और आंसर जो अमोनिया होती है, अमोनिया रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? तो रिएक्ट विथ ऑब्वियसली H2SO4 P4O10 एंड कैल्शियम क्लोराइड के साथ। सो इट इज ड्राइड बाय, इसी से ड्राई किया जाता है, इट इज ड्राइड बाय क्विकलाइम। इसी से ड्राई किया जाता है किसके द्वारा? तो क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा। मतलब ऑब्वियसली अगर आपके पास अमोनिया है और अगर आप इससे अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को पास करेंगे तो अमोनिया एक बेस है, ये एसिड है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या दे देता है? अमोनियम सल्फेट एक सॉल्ट दे देता। उसी तरह से ये अमोनिया आपके पास है और अगर इसे आप P4O10 के साथ या P4O10 इज डायमर ऑफ P2O5, तो P4O10 के साथ अगर ट्रीट करा देंगे तो ये अमोनियम फॉस्फेट देता है, NH4 PO4 दे देता है, मतलब रिएक्शन कर गया। ऑब्वियसली अमोनिया है, अगर आपने कैल्शियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करा दिया तो कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया तो इसके साथ एक एडिशनल प्रोडक्ट, एक एडक्ट दे देता है, एडिशनल प्रोडक्ट दे देता है। सो इसीलिए जो अमोनिया होती है वो ड्राई किया जाता है। सो अमोनिया ड्राइड बाय, इसलिए अमोनिया को ड्राई किया जाता है किसके द्वारा? तो क्विकलाइम द्वारा। ऑब्वियसली अमोनिया है और क्विकलाइम मतलब ये CO है, क्विकलाइम। ये क्विकलाइम ये क्या है एक्चुअली? तो मेटल की ऑक्साइड है। तो जो मेटल की ऑक्साइड होती है बेसिक ऑक्साइड होती है, और ये अमोनिया भी क्या होता है? तो एक बेस होता है, ये आपस में रिएक्शन नहीं करता, मतलब नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करता है। तो ध्यान रखें कि अमोनिया को ड्राई किया जाता है किसके द्वारा? तो क्विकलाइम द्वारा। अमोनिया को ड्राई किया जाता है किसके द्वारा? तो क्विकलाइम द्वारा। ऑब्वियसली अमोनिया को ड्राई किया जाता है क्विकलाइम द्वारा, ध्यान रखेंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया जो कि कलरलेस गैस होता है रूम टेम्परेचर पर, और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 239 केल्विन होती है। तो अमोनिया इज कलरलेस गैस हैविंग पंजेंट स्मेल, जिसकी जो स्मेल होती है बड़ी तीखी होती है, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 239 केल्विन होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया क्या है? तो इज ए कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर। ये कलरलेस गैस होती है रूम टेम्परेचर पर, हैविंग पंजेंट स्मेल, जिसकी स्मेल पंजेंट मतलब तीखी होती है, हैविंग पंजेंट स्मेल। इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 239 केल्विन, और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है अप्रोक्सीमेटली 239 केल्विन होती है। अमोनिया इज ए लेविस बेस। अमोनिया क्या है? तो एक लेविस बेस है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया देखें, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी अगर NH3 की हाइब्रिड स्टेट देखा जाए तो sp3 है। इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है? इसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 है। ऑब्वियसली इस नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बनाया है। नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर सेरी में लगा, एक इधर सेरी में, एक इधर, ये लोन पेयर है। इट इज ए लोन पेयर। अमोनिया के पास क्या? तो लोन पेयर है।
तो बेसिक नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की हाइब्रिड स्टेट अगर निकालनी है तो ये पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है और कितनी लोन पेयर है। तो ऑब्वियसली अमोनिया में नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक लोन पेयर है, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 होगी, इसलिए हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो sp3 हो जाएंगी। लेकिन आपने पढ़ा कि अगर sp3 हाइब्रिड स्टेट है किसी एटम का और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तब तो टेट्राहेड्रल शेप होगी, लेकिन अगर sp3 हाइब्रिड स्टेट और एक लोन पेयर है तो उसकी शेप पिरामिडल हो जाती है, और 2 लोन पेयर आता है तो उसकी शेप एंगुलर हो जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, तो ये हाइब्रिड स्टेट sp3 है, आइडियल थ्योरी के अनुसार होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर है, इसलिए इसकी जो शेप होती है, एक्चुअल शेप क्या होती है, तो पिरामिडल होती है। क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी जो ये एक लेविस बेस है। और इसकी बॉन्ड एंगल की बात किया जाए तो ऑब्वियसली अगर किसी भी एटम की हाइब्रिड स्टेट sp3 है तो उसकी बॉन्ड एंगल होनी चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन आपको मैंने बताया था कि हाइब्रिड स्टेट sp3 तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन उसके ऊपर एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर जो होता है वो ज्यादा रिपल्सन लगाता है बॉन्ड पेयर से, जिसके कारण बॉन्ड एंगल घट जाती है। तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीजेज बॉन्ड एंगल। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण बॉन्ड एंगल क्या होती है, तो घट जाती है। तो ऐसे आइडियली हाइब्रिड स्टेट sp3 है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने से इसकी बॉन्ड एंगल कितनी हो जाती है, तो 160 डिग्री हो जाती है। इसको बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो इट्स बॉन्ड एंगल इज व्हाट, तो 107 डिग्री। और अब बेसिस के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, तो ये लेविस बेस है, इसलिए क्या है, तो ये लेविस बेस है। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर हैविंग पंजेंट स्मेल, इसकी बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 239 केल्विन होती है। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया की जो स्ट्रक्चर है ओब्वियसली पिरामिडल होती है, इसकी एक्चुअल से पिरामिडल होती है, हाइब्रिड स्टेट sp3 है, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, और ये क्या है, तो लेविस बेस है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट वन इज रिएक्शन विथ वाटर। तो अमोनिया वाटर से रिएक्शन करता है तो देता है क्या, तो अमोनिया को वाटर में डिजोल्व करिएगा तो क्या दे देगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड पार्शली आयनाइज कर जाता है किसमें, तो NH4+ और OH-, जिसकी Kb वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अमोनिया को वाटर में अगर डिजोल्व कर देंगे तो ये वाटर से रिएक्शन करने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है, जो पार्शली मतलब स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट करता है NH4+ और OH- में, जिसकी Kb वैल्यू लगभग 1.8 इंटू 10⁻⁵ है। नाउ विथ, आप जानते हैं अमोनिया एक बेस है, तो रिएक्शन बेस जो है रिएक्शन करता है किसके साथ, तो एसिड के साथ, रिएक्शन विथ वाट, तो एसिड के साथ रिएक्शन। तो अमोनिया एक बेस है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, अमोनिया एक बेस है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है। जैसे अमोनिया को अगर हम लोग ट्रीट करा दे HCl के साथ ऑब्वियसली, तो अमोनिया को अगर एसिड के साथ ट्रीट करा देंगे HCl के साथ, अमोनियम क्लोराइड का वाइट फ्यूम्स, वाइट मतलब उजला, फ्यूम्स मतलब धुआं, तो ये एसिड है, ये बेस है। अगर अमोनिया को अगर आप HNO3 के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो क्या दे देगा, तो दिस गिव अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 दे देगा, सॉल्ट इसकी करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो बेसी एसिड के साथ क्या देता, तो गिव्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो अमोनिया एसिड के साथ उसकी करस्पॉन्डिंग सॉल्ट दे देगा, जैसे अमोनिया HCl के साथ अमोनियम क्लोराइड, HBr के साथ अमोनियम ब्रोमाइड, HI के साथ अमोनियम आयोडाइड, HNO3 के साथ अमोनियम नाइट्रेट, ऑब्वियसली H2SO4 के साथ, ऑब्वियसली अमोनिया H2SO4 के साथ क्या दे देगा, तो ऑब्वियसली अमोनियम सल्फेट दे देगा। ऑब्वियसली अमोनिया H3PO4 के साथ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या दे देगा, तो अमोनियम फॉस्फेट दे देगा। तो ऑब्वियसली अमोनिया एसिड के साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है। ना अमोनिया में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है,
इससे अमोनिया एक लिगैंड के रूप में भी काम करता है। तो NH3 एज ए लिगैंड। नाउ थर्ड वन, NH3 एज ए लिगैंड, थर्ड वन एज ए लिगैंड, थर्ड वन एज लिगैंड। तो अमोनिया एक लिगैंड के रूप में काम करता है। जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर अगर अमोनिया को डाल दें CuSO4 के अंदर, ऑब्वियसली अमोनिया को डाल दें तो अमोनिया क्या करता है, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा, दैट इज व्हाट, तो CuNH3 ये SO4, ये दिस वन, ये बना देता है। या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो Cu+2 है, मतलब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या है, तो कॉपर आयन है, ऑब्वियसली NH3 के साथ मिलकर के, NH3 के साथ अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर क्या, तो कॉपर आयन है, और उसके अंदर अगर आप अमोनिया डाल दिए तो क्या करेगा, तो ये NH3 कॉपर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, ये टेट्राएमीन कोबाल्ट आयन, दिस वन, कोबाल्ट ऑब्वियसली सल्फेट है। उसी तरह से और भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास AgCl है, AgCl सोल्यूशन में अगर अमोनिया को डाल दें तो ये क्या करेगा, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा, मतलब ऑब्वियसली AgNH3 ऑब्वियसली ये डायमीन सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ऑब्वियसली 1 क्लोराइड। उसी तरह, या इसे आप डायरेक्ट में लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जाता है Ag प्लस ये 2NH3 के साथ मिलकर के क्या करा, तो AgNH3 ये AgNH3 ये प्लस कॉम्प्लेक्स बना दिया। उस तरह से अगर Zn+2 है तो Zn+2 है, उसमें अगर NH3 डाल दीजिएगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा ZnH3 ऑब्वियसली ये +2 होगी। उसी तरह से अगर आपके पास निकेल है तो अगर निकेल को अगर आप NH3 के साथ ट्रीट करा दीजिए, ऑब्वियसली NH3 के साथ ट्रीट करा दीजिए तो क्या करेगा, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, मतलब ये Na ये NH3 ये +2 बना देगा। तो ऑब्वियसली ये NH3 क्या है, तो एक NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए लिगैंड के रूप में एक्ट करता है। और सेंटर मेटल आयन के साथ क्या करता है, तो सेंटर मेटल आयन के साथ उसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर देता है, ठीक है। नाउ रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ क्लोरीन। नाउ फोर्थ वन, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अमोनिया की रिएक्शन। तो रिएक्शन विथ क्लोरीन, तो अमोनिया क्लोरीन से दो टाइप से रिएक्शन करता है। फर्स्ट वन, जब अमोनिया एक्सेस मिले और क्लोरीन से रिएक्शन कराएं, तो अगर एक्सेस में अमोनिया लेंगे तो नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा होगी, मतलब ऑब्वियसली ये देता है N2 गैस प्लस NH4Cl। तो अगर अमोनिया को अगर आप क्लोरीन के साथ ट्रीट कराएं, जब अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो N2 प्लस NH4Cl देता है, जबकि यदि आप क्लोरीन एक्सेस में लेंगे, जब क्लोरीन एक्सेस में लेंगे तो ये देता है NCl3 प्लस HCl। NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक एक्सप्लोसिव होता है, ये एक्सप्लोसिव। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्लोरीन आपने लिया तो यहाँ क्लोरीन एक्सेस में आया, आपको ये क्लोरीन एक्सेस में आया, और आपने नाइट्रोजन अमोनिया एक्सेस में लिया तो नाइट्रोजन एक्सेस में आया N2। तो जब अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो N2 प्लस NH4Cl देगा। याद रखने का तरीका, जस्ट NH3 अमोनिया एक्सेस में लिया आपने तो N2 दिया क्योंकि ये एक्सेस में आपने लिया, और अगर क्लोरीन एक्सेस में लिया तो NCl3 दिया क्योंकि क्लोरीन आपने एक्सेस में ली। नाउ फिफ्थ वन, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो यूरिया देता है। अमोनिया को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कराएंगे तो यूरिया मतलब NH2CO NH2 जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है। तो बेसिक विथ CO2 विथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देता है, तो NH2CO NH2 प्लस ऑब्वियसली प्लस H2 दिस यूरिया, जो कि क्या है, इज अ फर्टिलाइजर। यूरिया इज अ फर्टिलाइजर, एक फर्टिलाइजर है जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है। तो यूरिया जब फर्टिलाइजर जिसमें 46% क्या होती है, तो नाइट्रोजन होती है। नाउ विथ
ध्यान रखेंगे 6 में, व्हेन सोडियम और पोटेशियम मेटल को डिजॉल्व किया जाता है अमोनिया के साथ, अमोनिया में, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सोडियम और पोटेशियम होती है वो अपनी इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर देता है लिक्विड अमोनिया के अंदर और देता है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन इन लिक्विड अमोनिया, ये इसकी जो कलर होती है वो डीप ब्लू हो जाती है और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि व्हेन, पूछा जाए के अंदर कि व्हेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, व्हेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सच है जैसे सोडियम और पोटेशियम इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे सोडियम और पोटेशियम को हम डिजॉल्व कर देते हैं लिक्विड अमोनिया में, इट गिव अप इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? तो इट गिव अप इलेक्ट्रॉन in liquid ammonia, obviously give up electron which get solvated, जो कि सॉल्वेटेड हो घुल जाता है in liquid ammonia, which get solvated in liquid ammonia, जो सॉल्वेटेड हो जाता है, घुल जाता है किस में? तो लिक्विड अमोनिया में, ड्यू टू विच जो कलर ऑफ लिक्विड अमोनिया होती है, कलर ऑफ लिक्विड अमोनिया जो कलर होती है, कलर ऑफ लिक्विड अमोनिया जो कलर होती है लिक्विड अमोनिया की बिकम्स डीप ब्लू। तो जब हम सोडियम या पोटेशियम को, जब सोडियम और पोटेशियम को डिजॉल्व करते हैं किस में? तो ये सोडियम सॉलिड है, अगर आप लिक्विड अमोनिया में आप डाल दें तो ये जो सोडियम है ये अपनी इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर देता है किस में? तो लिक्विड अमोनिया में, जिसके कारण जो कलर होती है लिक्विड अमोनिया की वो डीप ब्लू हो जाता है, डीप ब्लू। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ये से हम क्या कहेंगे? इट इज अ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ये एक्चुअली क्या है? तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण जो लिक्विड अमोनिया होती है डीप ब्लू हो जाता है। ध्यान रखेंगे, डीप ब्लू हो जाता है। ऑब्वियसली सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। ये ऑब्वियसली कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऑब्वियसली एक, चूंकि इसके पास सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होती है, इसे एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ध्यान रखेंगे, जब सोडियम को हम लोग या पोटेशियम को डिजॉल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में, तो जो सोडियम और पोटेशियम होता वो इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर देता है, डीप ब्लू हो जाती है। और इस सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के कारण लिक्विड अमोनिया क्या होता है? तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अमोनिया की जो यूज है वह ऑब्वियसली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर वगैरह, यूरिया वगैरह बनाने में यूज होती हैं। ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज होता है। तो ऑब्वियसली यूजेज ऑफ अमोनिया, अमोनिया की यूज कहाँ पर है? यूजेज ऑफ अमोनिया, अमोनिया की यूज ऑब्वियसली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट? तो यूरिया, ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा, HNO3 ETC। तो ये आपकी होगी अमोनिया, उसके प्रिपरेशन, उसके प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। नाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फॉर्म करता है वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O,
नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स। तो एक कॉलम में हम लोग लिखेंगे ऑक्साइड, दूसरे कॉलम में लिखेंगे प्रिपरेशन, तीसरे कॉलम में प्रॉपर्टी और चौथे कॉलम में स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन ये ऑक्साइड्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज द नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ऑब्वियसली फॉर्मूला होती है N2। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये हमें क्या देता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2। ऑब्वियसली नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस। इसे हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस मतलब इसकी इनहेलेशन, स्मॉल अमाउंट में इनहेल कर लें तो अपने आप लाफ आने लगता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड तो लाफिंग गैस। प्रिपेयर किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये ऑब्वियसली नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O देता है। ऑब्वियसली फिजिकल स्टेट ऑब्वियसली ये एट रूम टेम्परेचर ये कलरलेस गैस होती है। कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर, जनरली सब गैस कलरलेस ही होता। तो फिजिकल स्टेट कलरलेस गैस है रूम टेम्परेचर पर। अगर इसके स्ट्रक्चर की बारे में बात करी जाए, स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली ये N, ये डबल बॉन्ड N, अगर ऐसे कहें तो N2O इस तरह से, या ऐसे आप इस तरह से कर सकते हैं N, ये ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्लस ये माइनस, या इस तरह से भी लिखा रहता है N डबल बॉन्ड N। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो N माइनस डबल बॉन्ड O, इस तरह से भी लिखा रहता है जी। तो ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म है। अब जो भी लिख दें बात एक ही है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होगी। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, प्रिपेयर किया जाता है अमोनिया नाइट्रेट के हीटिंग से। अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O, ऑब्वियसली ये कलरलेस गैस होता है रूम टेम्परेचर पर। नाउ सेकेंड वन, दूसरी जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है दैट इज द नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकेंड वन इज द नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO। प्रिपेयर कैसे किया जाता? तो जो कॉपर को हम ट्रीट करते हैं हॉट, डाइल्यूट एंड हॉट HNO3 के साथ, डाइल्यूट एंड हॉट HNO3 के साथ, तो ये हमें क्या देता है? तो दिस गिव अस कॉपर नाइट्रेट CuNa3 प्लस NO प्लस H2। तो अगर हम कॉपर को ट्रीट करते हैं हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो ये हमें देता है कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2। ये क्या यहाँ NO, ये भी क्या होती? तो कलरलेस गैस होती है। इट इज ए कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर ये कलरलेस गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। ऑब्वियसली ये N डबल बॉन्ड O, दिस वन, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसका अर्थ तो पैरामैग्नेटिक। ये बेसिकली क्या होती? तो पैरामैग्नेटिक होती है। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से ये पैरामैग्नेटिक होती है। ऐसे भी आप जानते हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में ऑड आ जाता, अगर किसी मॉलिक्यूल में जैसे N2O है, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, तो ये पता करना, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो एक नाइट्रोजन के वैलेंस में 5, तो दो नाइट्रोजन के वैलेंस में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंस मतलब आउटर मोशन, तो एक नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5, तो 2 में 10, ऑक्सीजन के 16, तो 16 इवन आया। तो इवन आया तो ये क्या हो जाएंगी? तो ये इवन आया तो ये क्या हो गई? तो ये इवन आया तो ये क्या हो गई? तो डायमैग्नेटिक हो गई। जबकि अगर NO में कहिए तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में ऑब्वियसली ये 6, और ऑक्सीजन के वैलेंस नाइट्रोजन के वैलेंस में 5, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6, 11 क्या? तो ऑड है, तो ये क्या हो जाएंगी? तो पैरामैग्नेटिक हो जाएंगी। नाउ थर्ड वन इज द नाइट्रिक ऑक्साइड। थर्ड वन इज द
नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज NO2. तो थर्ड वन इज द नाइट्रिक ऑक्साइड, थर्ड वन इज नाइट्रिक ऑक्साइड, थर्ड वन इज द नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज NO2. ऑब्वियसली प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं, जब लेड नाइट्रेट PbNO3 होल टू ऑब्वियसली सॉलिड है, अगर इसे आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये क्या देगा? तो PbO ऑब्वियसली सॉलिड प्लस NO2 प्लस O2, इट इज द वाट, ये नाइट्रिक ऑक्साइड. तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होती है? तो ब्राउन गैस होती है. ध्यान, ये सब कलरलेस गैस है, लेकिन ये आपका क्या तो ब्राउन होता है. ये ध्यान रखिएगा, ब्राउन गैस होता है, ब्राउन गैस एट रूम टेम्परेचर. ये ब्राउन गैस होती है रूम टेम्परेचर पर. और इसकी स्ट्रक्चर ये ऑब्वियसली N डबल बॉन्ड O, और ये इसके पास भी क्या होता है? ये लोन पेयर तो है ही, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन. इसके पास भी क्या होता है? तो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है. इसके पास भी क्या है? तो ऑड इलेक्ट्रॉन है. इस कारण से ये भी क्या होती है? तो पैरामैग्नेटिक होती है. ये भी क्या होती है? तो पैरामैग्नेटिक होती है. जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन था पैरामैग्नेटिक. तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देता है. ठीक है. नाउ डाइनाइट्रोजन trioxide, that is N2O3. Now fourth oxide of nitrogen is dinitrogen trioxide, that is N2O3. तो ऑब्वियसली ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो इक्वल मोलर में, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड ले लीजिए, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है. फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लीजिए, ये है, इसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन है. तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ये आपका क्या तो NO है, और ये क्या तो NO2 है. एक मोलर में ले लेंगे तो ये क्या दे देगा? तो दिस गिव्स, ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर कर जाता है. ये ऑब्वियसली ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा? तो पेयर कर करके ये क्या कर देगा? तो ये डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड दे देता है. ये ऑब्वियसली N2O3 दे देगा. ध्यान दीजिए, कलरलेस गैस होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन -30 डिग्री सेल्सियस पर ये ब्लू लिक्विड हो जाती है. ध्यान रखेंगे, ये कलरलेस गैस होता है, गैस एट रूम टेम्परेचर, बट ये क्या है? तो डीप ब्लू लिक्विड हो जाता है. डीप ब्लू लिक्विड एट एक बार पूछा -J के अंदर -30 डिग्री सेल्सियस. तो ये कलरलेस गैस है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन डीप ब्लू लिक्विड हो जाती है -30 डिग्री सेल्सियस पर. ओब्वियसली इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं. ध्यान दीजिए, एक बार पूछा J में, इसमें नाइट्रोजन बॉन्ड होती है ना, इसमें क्या है? नाइट्रोजन बॉन्ड है इसमें. नाउ फोर्थ वन इज द डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. नाउ फिफ्थ वन इज द डाइनाइट्रोजन tetroxide, that is N2O4. डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये क्या? तो ये डायमर, ये एक्चुअली क्या है? तो ये डायमर है किसकी? तो डायमर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2. मतलब ये NO2 है कि जो दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड कर जाए तो क्या होगा? तो N2O4 हो जाएगा. दिस वन. ये भी क्या है? तो ये कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पर, लेकिन एंड वाइट सॉलिड होता है, लेकिन वाइट सॉलिड होता है एट -10 डिग्री सेल्सियस. और ऑब्वियसली ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पास क्या होता है? तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पास क्या होता है? तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर जाता है? तो बॉन्ड कर जाता है. दिस वन N2O4. नाउ सिक्स वन, दैट इज द डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. सिक्स वन, दैट इज द डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. सिक्स वन इज द डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड.
दैट इज N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। ये कैसे फॉर्म होती है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड? तो जब हम HNO3 के ऊपर P4O10 दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P4O10 या P2O5 कुछ भी कहें, डिहाइड्रेटिंग एजेंट को पास कराते हैं तो इससे क्या होती है, तो वाटर मोलिक्यूल निकल आती है और ये ऑब्वियसली देता है HPO3, इससे देखिए HPO3 प्लस ऑब्वियसली N2O5 ये देता है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ऑब्वियसली ये कलरलेस सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड ये क्या है, तो इससे वाटर मोलिक्यूल निकल गया, वाटर मोलिक्यूल जो निकला Sp2O3 से रिएक्शन करके HPO3 दे दिया है। ये क्या है, तो कलरलेस, इट इज ए कलरलेस सॉलिड। ये कलरलेस सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर क्या है, कलरलेस सॉलिड है। इसकी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली N, ये डबल बॉन्ड O है, N डबल बॉन्ड O इज अबाउट तो ऑक्सीजन, N डबल बॉन्ड O इट इज ऑक्सीजन। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फर्स्ट वन इज द नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड बनाने का तरीका, जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड देता है, दैट इज अ कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर होता है। सेकेंड वन इज द नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑब्वियसली बनाने का तरीका, अगर हम कॉपर को हॉट डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, वो भी कलरलेस गैस होता है रूम टेम्परेचर पर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने का तरीका, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस H2O देता है, ये ब्राउन गैस होता है रूम टेम्परेचर पर, पैरामैग्नेटिक होता है। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ओब्वियसली 1 इक्विमोलर में अगर मिला दें नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का तो N2O3 कलरलेस गैस होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन डीप ब्लू लिक्विड हो जाती है -30 डिग्री सेल्सियस पर। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये डामर है NO2 का, कलरलेस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन वाइट सॉलिड हो जाता है -10 डिग्री सेल्सियस पर। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ऑब्वियसली HNO3 के ऊपर अगर हम P2O5 को डिहाइड्रेटिंग एजेंट को डाल दें तो इसे H2O को खींच लेगा। और डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ध्यान दीजिए ऑब्वियसली इन सॉलिड स्टेट जो डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड होती है वेपर फेज में N2O5 जो डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड होता है गेट डिकम्पोज्ड, ये डिकम्पोज कर जाता है, गेट डिकम्पोज्ड इनटू व्हाट NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। ध्यान रखेंगे इसको। नाउ नाइट्रिक एसिड, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। इसकी मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड वाइड में मिलियन टन्स में करी जाती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन ऑब्वियसली लैब मेथड, लेबोरेटरी मेथड, या कि ये इन स्मॉल स्केल नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करा जाता है बाय हीटिंग सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को हीट किया जाता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, इसे हीट किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होती है, तो यहां से NO3 माइनस, यहां से H प्लस आपस में कंबाइन करके HNO3 के फॉर्म में इसकी वेपर रिमूव हो जाती, और ये जो वेपर फॉर्म होती है इसे कलेक्ट करके कॉन्डेंस कर दिया जाता है। तो जब हम सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं HNO3 के साथ, H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वेपर ऑफ HNO3 फॉर्म्ड। तो यहां पर वेपर ऑफ HNO3 को कलेक्ट कर लिया जाता है वेपर ऑफ
ऑब्वियसली हम लोग करते क्या है, तो मिक्सर ऑफ HNO3 और मिक्सर ऑफ NaNO3 और H2SO4 को हीट करते हैं। तो यहां पर मिक्सर ऑफ NaNO3 और H2SO4 को हीट करते हैं, तो यहां से जो वेपर फॉर्म होती है उसे ग्लास रिसीवर में वेपर ऑफ HNO3 कलेक्ट किया जाता है। किस में, तो कलेक्टेड इन ग्लास रिसीवर, द ग्लास वेसल में, एंड कॉन्डेंस्ड, और इसे क्या कर दिया जाता है, कॉन्डेंस कर दिया जाता है। तो लेबोरेटरी मेथड है स्मॉल स्केल में HNO3 बनाने का तरीका। लेकिन आप जानते हैं नाइट्रिक एसिड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन की, इसलिए ये लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर किया जाता है फर्स्ट वन बाई कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड सेकेंड वन बाई कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। तो दो मेथड से नाइट्रिक एसिड को लार्ज स्केल में प्रिपेयर किया जाता है। एक को कहा जाता है वेस्टफॉल प्रोसेस ऑफ, तो फर्स्ट वन नाउ इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये पूछता है बोर्ड के अंदर। तो फर्स्ट वन दैट इज द वेस्टफॉल प्रोसेस। In this process, nitric acid is manufactured by catalytic oxidation of ammonia. तो वेस्टफॉल प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाई कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो वेस्टफॉल प्रोसेस में पूछता बोर्ड के अंदर कि वेस्टफॉल प्रोसेस से कैसे नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। इसमें फर्स्ट स्टेप में करी क्या जाती है, तो इसमें स्टेप फर्स्ट में अमोनिया को एयर में हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट अबाउट 700 to 800 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होती है, तो अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो जाती है। किस में, तो अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑब्वियसली H2O, अमोनिया ऑक्सीडाइज करके। सेकेंड स्टेप में, दूसरे स्टेप में जो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हुई है वह एयर से कंबाइन करने के बाद ऑक्सीडाइज कर जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिस में। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है थर्ड स्टेप में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जो वाटर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली वाटर में डिजॉल्व हो जाता और ये देता है HNO3 ऑब्वियसली प्लस NO, ये देता है। तो इट इज द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय वेस्टफॉल प्रोसेस। तो वेस्टफॉल प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो इसमें पहले अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, तो फॉर्म करता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करने का, बैलेंस करने की कोई जरूरत है नहीं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होने के बाद HNO3 प्लस NO मतलब नाइट्रिक एसिड देता। ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए, गाढ़ा बनाने के लिए इसमें जो वाटर है उसको रिमूव किया जाता है बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ सेकेंड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
नाइट्रिक एसिड इज द बिरक्लन-आइड प्रोसेस। सेकेंड वन इज द बिरक्लन-आइड प्रोसेस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो आर प्रोसेस कहते हैं। तो सेकेंड वन इज द बिरक्लैंड-आइड प्रोसेस, बिरक्लैंड-आइड प्रोसेस, और इसी को हम लोग कहते हैं आर्क प्रोसेस। तो दूसरा मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड इज बिरक्लैंड-आइड प्रोसेस, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो आर्क प्रोसेस कहते हैं। तो इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड या इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन in presence of electric arc, by oxidation of N2 with O2 in presence of इलेक्ट्रिक आर्क। इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है। मतलब इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होती है तो ये डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है किसके प्रेजेंस में तो इलेक्ट्रिक आर्क। यहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क दिया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क देने से ऑब्वियसली टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाती है। तो ये डाई नाइट्रोजन डाइऑक्सीजन से कंबाइन करके ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे देता है। फिर बाकी जो स्टेप सेम ही होती है। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है फर्दर एयर से मतलब ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किस में तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद ये क्या दे देता है HNO3 दे देता है प्लस NO। ध्यान दीजिए नाइट्रिक एसिड जिसमें NO मौजूद होती है उसे हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो नाइट्रिक एसिड कॉन्टेनिंग सम अमाउंट ऑफ NO, वह नाइट्रिक एसिड जिसमें कुछ मात्रा में NO डिजॉल्व होती है उसे हम कहते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है। प्रिपरेशन लेबोरेटरी मेथड या कि स्मॉल स्केल में नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है बाय हीटिंग सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो बेस यहाँ से H+ और NO3- मिलकर के आपस में कंबाइन कर लेता है और वेपर के फॉर्म में स्केप कर जाता है। इस वेपर को ग्लास रिसीवर में कलेक्ट करके कॉन्डेंस कर देते हैं तो नाइट्रिक एसिड मिल जाती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जो वर्ल्ड वाइड मिलियन टन्स यूज होती है। इस कारण से इसकी लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। तो इंडस्ट्रियल मेथड फर्स्ट वन इज द ओस्टवाल प्रोसेस। इन दिस ओस्टवाल प्रोसेस में पूछता बोर्ड के अंदर ओस्टवाल प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। मतलब अमोनिया की ऑक्सीडेशन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट। तो अमोनिया को जो हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट तो फॉर्म करता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2। नाइट्रिक ऑक्साइड की जो ऑक्सीडेशन कराई जाती है मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड जो फॉर्म होता है ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हमें क्या देता है तो नाइट्रिक एसिड दे देता है। यानी नाइट्रिक एसिड जिसके अंदर सम अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद होता है डिजॉल्व होता है उसे हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं ना। सेकेंड वन जो बिरक्लैंड-आइड आर्क प्रोसेस। ये बिरक्लैंड-आइड आर्क प्रोसेस, इस प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन विथ डाइऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। मतलब यहाँ जो पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हुआ था इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, जबकि यहाँ पर डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क तो फॉर्म होती है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से मतलब एयर से कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर के ये नाइट्रिक एसिड देता है। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज। नाउ प्रॉपर्टीज
ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज, तो ऐसे नाइट्रिक एसिड कलरलेस लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, बट इट एक्वायर येलो कलर। लेकिन जो लिक्विड नाइट्रिक एसिड होता है जो बॉटल में बंद होकर आती हैं वो येलो कलर के, आप देखते होंगे नाइट्रिक एसिड जो बॉटल में बंद होकर आता वो येलो कलर एक्वायर कर लेता है ड्यू टू फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो नाइट्रिक एसिड होती है वो डिकम्पोज कर जाता है NO2 और H2O में। तो NO2 H2O और O2 में डिकम्पोज कर जाता है, तो NO2 के प्रेजेंस के कारण ही नाइट्रिक एसिड येलो कलर एक्वायर कर लेता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड में, तो ऐसे जो प्योर नाइट्रिक एसिड होती है, नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस लिक्विड, इज कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, तो कलरलेस लिक्विड होती है, बट इट एक्वायर, लेकिन ये एक्वायर कर लेता है येलो कलर, लेकिन ये येलो कलर एक्वायर कर लेता ड्यू टू फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ड्यू टू फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो नाइट्रिक एसिड होती है ड्यू टू फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इनटू ऑब्वियसली NO2, NO2 में डिकम्पोज कर जाता है, और NO2 के मौजूदगी के कारण, एक बार जी पूछा था, NO2 के मौजूदगी के कारण ही जो लिक्विड HNO3 जो बॉन्ड होकर के बॉटल में आती हैं वो येलो एक कलर एक्वायर कर लेती है। मतलब ऑब्वियसली HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट डिकम्पोज कर जाते हैं किसमें, तो NO2 प्लस O2 प्लस H2O में। तो इस NO2 के मौजूदगी के कारण ही जो नाइट्रिक एसिड है वो एक्वायर कर लेता येलो कलर। ऑब्वियसली येलो कलर of nitric acid can be removed by warming it to 60 to 80 degree Celsius and bubbling dry air through it। तो बेसिकली जो येलो कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो येलो कलर है, येलो कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड, येलो कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड कैन बी रिमूव्ड, इसे रिमूव किया जा सकता है, कैन बी रिमूव्ड बाय वार्मिंग it to 60 to 80 degrees Celsius and bubbling मतलब passing dry air through it। तो ऐसे नाइट्रिक एसिड कलरलेस लिक्विड है, नाइट्रिक एसिड कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट इट एक्वायर येलो कलर, लेकिन ये एक्वायर कर लेता है क्या, येलो कलर ड्यू टू फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इनटू NO2। तो नाइट्रिक एसिड कलरलेस लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन ये एक्वायर कर लेता है येलो कलर ड्यू टू फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इनटू NO2। मतलब HNO3 के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है किसमें, तो NO2 प्लस O2 प्लस H2O में। ये येलो कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड को आप रिमूव कर सकते हैं बाय वार्मिंग इट टू 60 to 80 डिग्री सेल्सियस एंड बबलिंग ड्राई एयर थ्रू इट। और इसके थ्रू अगर ड्राई एयर को पास कराएं तो जो येलो कलर है वह रिमूव हो जाती है। ऑब्वियसली जो नाइट्रिक एसिड होता है एक्सट्रीमली कॉरेसिव होता है, अगर आपके स्किन के ऊपर नाइट्रिक एसिड पड़ गई तो वो जला देगा। तो नाइट्रिक एसिड इज एक्सट्रीमली कॉरेसिव। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड ध्यान रखेंगे। नाइट्रिक एसिड जो होती है इज एक्सट्रीमली कॉरेसिव, जलन पैदा करता है। अगर स्किन के ऊपर पड़ गई तो वो जला देगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड। बेसिक HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड
monobasic acid have planar shape in vapor form. इसकी जो शेप होती है प्लेनर होती है वेपर फॉर्म में. मतलब ये नाइट्रिक एसिड है HON, ये डबल बॉन्ड, दिस वन इज द नाइट्रिक एसिड, जिसकी शेप क्या होती है तो प्लेनर होती है. मोनोबेसिक एसिड है, मतलब एक मोलिक्यूल से एक H प्लस आर रिमूव होगी, तो ये मोनोबेसिक एसिड है और ये प्लेनर होता है शेप में. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज. तो केमिकल रिएक्टिविटी मतलब केमिकल रिएक्शंस इन नाइट्रिक एसिड होती है ड्यू टू 2 रीजन. 2 कारण से नाइट्रिक एसिड केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है. पहला, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा नाइट्रिक एसिड एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ध्यान रखें, जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, जो केमिकल रिएक्टिविटी मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रिक एसिड इज ड्यू टू फॉलोइंग 2 रीजन. नाइट्रिक एसिड की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है निम्नलिखित 2 कारण से. पहला, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. पहला नाइट्रिक एसिड क्या है, तो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. नाइट्रिक एसिड क्या होती है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है. और दूसरा, नाइट्रिक एसिड इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है. तो नाइट्रिक एसिड की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है 2 कारण से होती है. पहला, नाइट्रिक एसिड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा नाइट्रिक एसिड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो फर्स्ट वन, दैट इज अ नाइट्रिक एसिड एज स्ट्रॉन्ग एसिड. तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. तो फर्स्ट वन, नाइट्रिक एसिड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड एज स्ट्रॉन्ग एसिड. तो जो नाइट्रिक एसिड है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये तो एसिड रिएक्शन करता है बेस या बेसिक ऑक्साइड से. तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. इट रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड. तो नाइट्रिक एसिड एज स्ट्रॉन्ग एसिड. तो इट इज एसिड. ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड एक एसिड है. इट रिएक्ट विथ, ये रिएक्ट करता है विथ व्हाट, तो मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड के साथ. जान आपने पढ़ा है कि जो मेटल की ऑक्साइड होती है एसिड बेस में वो बेसिक इन नेचर होती है. तो जो बेस और एसिड से रिएक्शन करेगा, तो ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये रिएक्ट करता है. स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो मेटल के ऑक्साइड के साथ. मेटल की ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होती है विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल की कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ऑब्वियसली बाइकार्बोनेट, मेटल की बाइकार्बोनेट, ऑब्वियसली मेटल की हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड. तो ऑब्वियसली क्या है, एंड गिव्स, और देता क्या है, एंड गिव्स देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, एंड गिव्स देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट. एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करता तो उसकी सॉल्ट देता है. तो ध्यान दीजिए, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये रिएक्शन करता है मेटल के ऑक्साइड, मेटल की कार्बोनेट, मेटल की बाइकार्बोनेट, मेटल की हाइड्रोक्साइड, और देता क्या है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट. जैसे आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास मेटल की ऑक्साइड है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, मेटल की ऑक्साइड है, और इसे हम ट्रीट करा दे किसके साथ, तो एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, सॉरी HNO3 के साथ, HNO3 के साथ. यहाँ पर क्या है, HNO3 है. तो मेटल की ऑक्साइड को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या होगा, तो ये बेस है, ये एसिड आपस में रिएक्शन करने के बाद ऑब्वियसली क्या देगा, तो मेटल नाइट्रेट प्लस ऑब्वियसली कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2, ये मेटल की ऑक्साइड एसिड के साथ ये
बेसिक ऑक्साइड, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, आपस में रिएक्शन करने के बाद उसके सॉल्ट। उसी तरह से यदि हमारे पास मेटल की कार्बोनेट है और अगर इसे नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करा दे तो क्या होगी, तो ये स्लाइटली बेसिक की नेचर होती है। ये एसिड से रिएक्शन करने के बाद ये सोडियम नाइट्रेट प्लस ऑब्वियसली ये H2O दे देगा, प्लस ऑब्वियसली ये CO2, यहाँ पर जो कार्बोनेट है वो CO2 के फॉर्म में निकल आएंगे, मेटल की नाइट्रेट। उसी तरह से यदि हमारे पास मेटल की बाइकार्बोनेट है NaCO3 है और अगर इसे हम HNO3 के साथ ट्रीट करा दें तो ये क्या करेगा, तो ये एसिड है, ये बेस, ये स्लाइटली बेसिक की नेचर होती है, ये ऑब्वियसली सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। इस कारण से ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में मतलब थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक की नेचर होता है, इसलिए एसिड से रिएक्शन करने के बाद इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट दे देगा NaNO3 प्लस CO2 प्लस H2। ऑब्वियसली यहाँ पर जो कार्बोनेट था वो CO2 के फॉर्म में निकल गया। अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अगर इसे HNO3 के साथ ट्रीट करा दें तो ये क्या दे देगा, तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस ऑब्वियसली H2। तो ध्यान दें, नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, तो बेस के साथ। एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो बेसिक मतलब कि मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो होती है बेसिक ऑक्साइड होती है। तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ये रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड, और देता है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। जैसे मेटल की ऑक्साइड के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करने के बाद मेटल की नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट के साथ मेटल की नाइट्रेट एंड सो ऑन। तो नाइट्रिक एसिड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ सेकेंड वन, दूसरी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है नाइट्रिक एसिड की, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दीजिए, इन HNO3 में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5, हाइड्रोजन की +1, वन ऑक्सीजन की -2, तो -6, ये +5। तो HNO3 में नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस कारण से वह कंपाउंड जो अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वह दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। तो ऑब्वियसली इन HNO3 में नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, नाइट्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन देयर maximum possible oxidation state, in their maximum possible oxidation state। तो ऑब्वियसली HNO3 नाइट्रोजन जो है मौजूद है अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो इट एक्ट एट, इसलिए एक्ट करता है एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो ऑब्वियसली HNO3 में नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो ऑब्वियसली HNO3 डिजॉल्व करता मोस्ट मेटल। नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रिक एसिड ऑलमोस्ट सारे मेटल को डिजॉल्व करता है एक्सेप्ट नोबल मेटल, जैसे गोल्ड हो गई, प्लैटिनम हो गई। ऑब्वियसली गोल्ड आप जानते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम को डिजॉल्व करने के लिए एक्वा यूज होती है। एक्वा क्या होता है, तो 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3, दैट इज कॉल्ड एक्वा। तो ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड डिजॉल्व करता है, नाइट्रिक एसिड डिजॉल्व करता है या कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है ऑब्वियसली मोस्ट मेटल, मोस्ट ऑक्सीडाइज या कि डिजॉल्व, ऑक्सीडाइज की या कि डिजॉल्व मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल, जैसे सच एज गोल्ड, ऑब्वियसली गोल्ड, प्लैटिनम, etc। सब मेटल, कुछ मेटल जैसे सब मेटल सच एज क्रोमियम, आयरन, एल्युमिनियम, इट इज नॉट गेट डिजॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड, नहीं डिजॉल्व होती है इन नाइट्रिक एसिड ड्यू टू, नहीं डिजॉल्व होती है नाइट्रिक एसिड में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव लेयर, पैसिव मतलब अनरिएक्टिव लेयर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव लेयर
पैसिव लेयर, पैसिव लेयर मतलब दैट इज अनरिएक्टिव लेयर, अनरिएक्टिव लेयर ऑन सरफेसेस, ऑन सरफेसेस। तो इन HNO3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। HNO3 में नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, इसलिए ये एक्ट करता है जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HNO3 में नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, इसलिए एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है, डिजॉल्व करता है मोस्ट मेटल को, एक्सेप्ट सब मेटल, एक्सेप्ट नोबल मेटल। नोबल मेटल मतलब जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड, ये सारे नोबल मेटल कहलाते हैं, अक्रिय मेटल। तो अब जैसे आप जानते हैं कि नोबल मेटल को डिजॉल्व करने के लिए एक्वारेजिया यूज होती है। एक्वारेजिया क्या होती है? अम्लराज हिंदी में। 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 दैट इज कॉल्ड एक्वारेजिया। तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है मोस्ट मेटल को एक्सेप्ट नोबल मेटल, जैसे नोबल मेटल में जैसे गोल्ड, प्लैटिनम को डिजॉल्व नहीं कर पाता। कुछ मेटल जैसे क्रोमियम, आयरन, एल्युमिनियम, ये सारा डिजॉल्व नहीं हो पाती ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव लेयर। पैसिव मतलब अनरिएक्टिव लेयर ऑन द सरफेसेस। मतलब यदि आयरन के टुकड़े को अगर आप नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो आयरन के सरफेसेस के ऊपर जो आयरन की जो आयरन नाइट्रेट का एक अनरिएक्टिव फिल्म, अनरिएक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसके कारण फर्दर आयरन को नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व नहीं होने देता है। जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कि नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, टेम्परेचर क्या है, आपने मेटल जो यूज किया वो कैसा है। तो जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, और मटेरियल मतलब जो मेटल आप यूज करें उसके ऊपर। जनरली मतलब समान तौर पर जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है नाइट्रिक एसिड का, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड द्वारा, वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जब हम एसिड को डाइल्यूट रखते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हम एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड रखते हैं। तो ध्यान रखें, जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यहाँ पर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड ऑन concentration of acid, temperature and obviously material used and metal used। जनरली मतलब समान तौर पर जनरली प्रिंसिपल प्रोडक्ट जो होती है, मुख्य प्रोडक्ट जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड व्हेन एसिड इज डाइल्यूट। जब एसिड डाइल्यूट होता है, एसिड इज डाइल्यूट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन एसिड इज कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, एसिड इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप देख रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इसलिए एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है मोस्ट मेटल को एक्सेप्ट नोबल मेटल, जैसे आयरन, प्लैटिनम, गोल्ड, प्लैटिनम, इन सब को डिजॉल्व नहीं कर पाता। इन सब को डिजॉल्व करने के लिए एक्वारेजिया यूज होती है। सब मेटल जैसे क्रोमियम, आयरन, एल्युमिनियम, ये सारे नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि अगर आप आयरन को या एल्युमिनियम को या क्रोमियम को नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व करेंगे तो उसके ऊपर मेटल के नाइट्रेट की अनरिएक्टिव फिल्म मतलब अनरिएक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है, जो फर्दर एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड को प्रिवेंट करता है, रोकता है। जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, और मेटल जो यूज होती है। जनरली जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जब एसिड डाइल्यूट होती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है जब एसिड कॉन्सेंट्रेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि हमारे पास कॉपर है, एग्जाम्पल फर्स्ट वन, यदि हम कॉपर को, बड़ा पूछता है इसे, यदि कॉपर को हम लोग ट्रीट कराते HNO3 के साथ, जब डाइल्यूट HNO3 आप यूज करेंगे, इसको बहुत बार जेईई के अंदर ही पूछा है, बोर्ड में ही पूछा है कि कॉपर को जब हम डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑब्वियसली H2O फॉर्म होता है। लेकिन यदि इसी कॉपर को यदि कॉन्क HNO3 के साथ हम ट्रीट कराते हैं, मतलब कॉन्क HNO3 के साथ जब हीट कराएंगे
तो ऑब्वियसली कॉपर की नाइट्रेट CuNO3 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो ध्यान दीजिए, जब आपने ऐसी डायल्यूट यूज करी है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हुई है, और जब आपने HNO3 कॉन्क यूज किया है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है। तो जब आपने एसिड डायल्यूट HNO3 यूज करा तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होती है, याद रखनी है, और कॉन्क HNO3 आपने यूज करा तो NO2 फॉर्म हुई है। उसी तरह से सेकेंड वन, यदि हम लोग सिल्वर को ट्रीट कराते हैं डायल्यूट HNO3 के साथ, डायल्यूट HNO3 के साथ, तो ऑब्वियसली ये देता है ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O ऑब्वियसली। लेकिन वही सिल्वर को यदि हम ट्रीट कराते हैं, यदि इसी सिल्वर को हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, तो कॉन्क HNO3 के साथ, तो ये हमें क्या देता है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर जब आपने एसिड डायल्यूट यूज करी तो ये आपको नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्ट दे रहा, जबकि अगर आपने एसिड कॉन्क यूज करी है तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब आपने एसिड डायल्यूट यूज करी है तो नाइट्रिक ऑक्साइड, जब एसिड आपने कॉन्क यूज किया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। तो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है मेटल की, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ऑब्वियसली मेटल के ऊपर। जैसे आप ले लीजिए जिंक, अगर जिंक ले लीजिए और इसे आप ट्रीट करा दीजिए HNO3 वेरी डायल्यूट के साथ, वेरी डायल्यूट, बहुत डायल्यूट मतलब बहुत पतला, तो ये क्या देगा, तो जिंक की नाइट्रेट दे देगा, जिंक की नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O दे देता है दिस वन। लेकिन अगर यही आप जिंक को ट्रीट करा दें, जिंक को अगर हम ट्रीट कराएं HNO3 डायल्यूट के साथ, HNO3 डायल्यूट के साथ, तो ये क्या देता है, तो जिंक की नाइट्रेट ZnO3 प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O देता है। बोर्ड में पूछा एक आध बार, ये जिंक को अगर हम ट्रीट कराते हैं HNO3 के साथ और ये कॉन्क है, तो ये हमें देता है जिंक का नाइट्रेट प्लस ZnO3 प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ मेटल है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, तो नेचर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मेटल के ऊपर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करता है मोस्ट मेटल को एक्सेप्ट नोबल मेटल। कुछ मेटल नाइट्रिक एसिड में इसलिए डिजॉल्व नहीं हो पाती है क्योंकि उसके ऊपर पैसिव लेयर फॉर्म हो जाती है। जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और मेटल यूज। जनरली जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड व्हेन एसिड इज डायल्यूट, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब एसिड कॉन्क होती है। जैसे अगर हम कॉपर को ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ, तो HNO3 के साथ, लेकिन हमने डायल्यूट HNO3 यूज करा है तो क्या प्रोड्यूस हुई है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हुई है। और यही कॉपर को अगर हमने ट्रीट कराया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ तो ये क्या फॉर्म हुई है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियसली जब एसिड डायल्यूट है तो नाइट्रिक ऑक्साइड, और एसिड कॉन्क है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसी तरह को हमने सिल्वर को ट्रीट कराया डायल्यूट HNO3 के साथ तो नाइट्रिक ऑक्साइड, और कॉन्क HNO3 के साथ तो क्या, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जिंक के साथ थोड़ा ध्यान रखेंगे, वेरी डायल्यूट अगर हम यूज कर रहे हैं तो अमोनियम नाइट्रेट, डायल्यूट यूज करे हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड, और जब कॉन्क यूज किए हैं तो ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हो गई, ऑब्वियसली ए है। नाउ बी में ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है नॉन मेटल को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में। तो सेकेंड वन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ, सेकेंड वन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। तो जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज करता है नॉन मेटल को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में। तो ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि आपकी नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल into their corresponding acids, उसके corresponding acids में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जो नाइट्रिक एसिड है वह नॉन मेटल के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन को अगर हम लोग ट्रीट करा देते हैं HNO3 के साथ तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोनिक एसिड में। जैसे हमारे पास कार्बन है, यदि हमारे पास कार्बन है तो कार्बन को अगर हम ट्रीट करा देते हैं HNO3 के साथ तो ये क्या दे देता है, तो CO2 प्लस ऑब्वियसली H2O प्लस NO2। ध्यान दीजिए ये CO2 और H2O मिलकर के आप कह सकते हैं H2CO3 मतलब ये क्या हो गई, कार्बोनिक एसिड, इट इज द कार्बोनिक एसिड। उसी तरह से
यदि हमारे पास फास्फोरस है और अगर इसे हम HNO3 के साथ ट्रीट करा देते हैं तो ये हमें क्या देता है, तो H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2O। उस तरह से यदि हमारे पास सल्फर है और इसे अगर हम HNO3 के साथ ट्रीट करा दें तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड दे देगा H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। उसी तरह से अगर हमारे पास आयोडीन है और इसे अगर हम HNO3 के साथ ट्रीट करा देते हैं तो ये क्या देगा, IOD HIO3 प्लस NO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या हो रहा, तो जो नॉन मेटल है कार्बन को किस में, तो कार्बोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दिया, फास्फोरस को किस में, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड NO2 H2O सब में, NO2 H2O सब में, NO2 H2O सब में। तो कार्बन को कार्बोनिक एसिड में, फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, आयोडीन के आयोडिक एसिड में ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो बेसी HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मेटल को ऑक्सीडाइज करता है, ऑलमोस्ट सारे मेटल को एक्सेप्ट नोबल मेटल। कुछ मेटल नाइट्रिक एसिड में इसलिए नहीं डिजॉल्व हो पाती हैं क्योंकि नाइट्रिक जैसे क्रोमियम, आयरन और एल्युमिनियम नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उसके ऊपर एक अनरिएक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है। जो प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, टेम्परेचर और मटेरियल जो आपने यूज करा है। तो ये सारा ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ये नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है किस में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में। जैसे कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बोनिक एसिड में, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर दिया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड में, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया आयोडिक एसिड में। नाउ सी दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। सी में ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन, जैसे नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है डाइहाइड्रोजन सल्फाइड H2S को। अगर आप HNO3 के साथ ट्रीट करा दीजिए तो ये H2S में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो HNO3 H2S को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर में, तो H प्लस बेसी H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, तो ये सल्फर में प्लस वाट, तो ये सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हो जाएगी NO2 प्लस ओबेसी H2O में। तो ओबेसी हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर दिया है। उसी तरह से SO2 को अगर हम ट्रीट करा देते हैं HNO3 के साथ तो ये क्या करता है, तो HNO3 SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O में। उसी तरह से तो डाइहाइड्रोजन सल्फाइड डाइहाइड्रोजन सल्फाइड को HNO3 ऑक्सीडाइज कर दिया सल्फर में, SO2 को ऑक्सीडाइज कर दिया किस में, तो H2SO4 में। अगर आप ले लीजिए HI को अगर आप ट्रीट करा दीजिए किसके साथ, तो HNO3 के साथ, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, तो I2 प्लस, ये I2 में ऑक्सीडाइज हो गया, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा किस में, तो NO2 प्लस H2O में। उस तरह से अगर HBr ले लीजिए और इसे ट्रीट करा दीजिए HNO3 के साथ, तो HNO3 क्या करेगा, तो ये ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा ब्रोमीन में और खुद रिड्यूस हो जाएगा किस में, तो NO2 प्लस H2O में। तो बेसिक HNO3 का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करा, तो सल्फाइड को सल्फर में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में, आयोडाइड को आयोडीन में और ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। तो बेसिक HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है। ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइज करता है मोस्ट मेटल को एक्सेप्ट नोबल मेटल। सब मेटल नाइट्रिक एसिड में इसलिए नहीं डिजॉल्व हो पाती हैं क्योंकि उसके ऊपर एक पैसिव लेयर फॉर्म हो जाती हैं। और जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ मेटल वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और टेम्परेचर और मटेरियल जो आपने यूज करा है उसके ऊपर। ऑब्वियसली ये नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में। नाइट्रिक एसिड कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, जैसे डाइहाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में, और हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ब्रोमीन में, एक्सेट्रा। तो हो गई नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फास्फोरस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।